हेलो एवरीवन, वेलकम टू लेट्स पीसीएस। दोस्तों, यूपी पीसीएस आरओ और बीपीएससी का टेस्ट सीरीज प्रारंभ है, जिसका यह 59वां प्रैक्टिस सेट है। अभी तक हम लोग 58 प्रैक्टिस सेट सॉल्व कर चुके हैं, जिसका प्लेलिस्ट भी बना दिया गया है। तो प्लेलिस्ट में आपको सारे वीडियो एक साथ देखने को मिल जाएंगे। इसका पीडीएफ आपको निःशुल्क प्रोवाइड किया जा रहा है। तो आगे मैं बताऊंगा कि इसका पीडीएफ आप कैसे डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। देखिए, पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एंजाइम प्रोटीनों को अमीनो अम्लों में विघटित करता है। तो बताना है कि कौन सा ऐसा एंजाइम है जो प्रोटीन को अमीनो अम्ल में तोड़ता है। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर है ए, पेप्सिन। पेप्सिन एक ऐसा एंजाइम है जो कि प्रोटीनों का विघटन करता है, किसमें? एमिनो अम्लों में। यदि आपसे पूछा जाए कि प्रोटीन का पाचन कहाँ से प्रारंभ होता है, तो आपका आंसर हो जाएगा अमाशय। कहाँ से प्रारंभ होता है? अमाशय से प्रारंभ होता है। अमाशय को ही पेट कहा जाता है। ठीक है, अर्थात जो है प्रोटीन का पाचन कहाँ से प्रारंभ होता है? पेट से प्रारंभ होता है। और यदि आपसे पूछा जाए कि भोजन का पाचन कहाँ से प्रारंभ होता है, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा मुख से प्रारंभ होता है। ठीक है, चलिए देखते हैं। देखिए, प्रोटीनों का पाचन कहाँ से प्रारंभ होता है? अमाशय से प्रारंभ होता है। अमाशय में ही जो है एक पेप्सिन नामक एंजाइम रिलीज होती है, जो कि प्रोटीनों को छोटे छोटे पॉलीपेप्टाइड में तोड़ देता है। ठीक, चलिए देखते हैं। देखिए, क्वेश्चन नंबर 2 है, लोहे की सुई पानी की सतह पर किस कारण तैरती है? तो बताइए। देखिए, सारे क्वेश्चन जो है परीक्षा के दृष्टिकोण से अति महत्वपूर्ण है, तो इसको आप लोग केयरफुल्ली सॉल्व करिएगा। चलिए देखते हैं। देखिए, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर है बी, पृष्ठ तनाव के कारण। पृष्ठ तनाव के कारण लोहे की सुई पानी की सतह पर तैरती है। चलिए देखते हैं। देखिए, पानी की ऊपरी सतह के अणुओं के ससंजल बल के कारण उत्पन्न पृष्ठ तनाव जब सुई के गुरुत्व बल को संतुलित कर देता है, तो लोहे की सुई पानी की सतह पर तैरती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए, यदि आप पेड बैच ज्वाइन करना चाहते हैं तो इस नंबर पर कांटेक्ट करके डिटेल ले सकते हैं। इस समय यूपी पीसीएस प्री और मेंस का टेस्ट सीरीज चल रहा है। साथ ही साथ जो है आरओ का भी टेस्ट सीरीज बैच चल रहा है। तो यदि आप ज्वाइन करना चाहते हैं तो इस नंबर पर कांटेक्ट करके डिटेल ले सकते हैं। चलिए देखते हैं। देखिए, क्वेश्चन नंबर 3 है, शरीर में अतिरिक्त ग्लूकोज ग्लाइकोजन में परिवर्तित होकर के भंडारित होता है। तो बताइए, जो शरीर में अतिरिक्त ग्लूकोज होता है वो ग्लाइकोजन के रूप में परिवर्तित होकर के कहाँ पर भंडारित होता है? तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर है बी, यकृत में। यकृत जो है शरीर का सबसे बड़ा ग्रंथि है। याद रखिएगा, यकृत सबसे बड़ा ग्रंथि है। यदि अग्न्याशय की बात करें तो अग्न्याशय एक जो है मिश्रित ग्रंथि है। कैसी ग्रंथि है? मिश्रित ग्रंथि है। याद रखिए, मिश्रित ग्रंथि है। ठीक है, चलिए देखते हैं। देखिए, मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? यकृत है, जिसका कार्य क्या है? रक्त में उपस्थित अतिरिक्त ग्लूकोज को ग्लाइकोजन के रूप में परिवर्तित करके संचित रखना। आवश्यकता अनुसार ग्लाइकोजन ग्लूकोज में बदल करके पुनः शरीर में ऊर्जा प्रदान करता है। इस प्रकार यकृत अतिरिक्त शर्करा एवं ऊर्जा में सामंजस्य बनाए रखने का प्रयास करता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए, क्वेश्चन नंबर 4 है, यकृत एवं मांसपेशियों में ऊर्जा जमा होता है। तो बताइए, यकृत और मांसपेशियों में ऊर्जा किस रूप में जमा होता है? तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? अभी आपने पढ़ा है, ग्लाइकोजन के रूप में। चलिए देखते हैं। देखिए, शरीर की कोशिकाओं को कार्य करने के लिए ऊर्जा की आवश्यकता होती है, हम सभी लोग जानते हैं। ऊर्जा जो है शुगर, वसा, प्रोटीन इत्यादि से जो है हमें प्राप्त होती है। शुगर शरीर में ग्लूकोज में परिवर्तित हो जाती है, जो एक सरल शर्करा होती है। यह अवशोषित होकर के रक्त से विभिन्न अंगों ऊतकों में पहुंच जाती है। यकृत मांसपेशियों में मुख्यतः ग्लूकोज या ऊर्जा ग्लाइकोजन के रूप में जमा होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए, क्वेश्चन नंबर 5 है, प्रदीप्त नली
अर्थात जो है फ्लोरोसेंट लैंप में सर्वाधिक सामान्यतः प्रयोग होने वाली वस्तु कौन सी है? तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर है सी, पारा वाष्प तथा आर्गन। चलिए देखते हैं। देखिए, प्रदीप्त नली फ्लोरोसेंट लैंप में सर्वाधिक सामान्यतः निम्न दाब युक्त पारा वाष्प, मरकरी वेपर और आर्गन गैस भरी होती है। कभी कभी इसके स्थान पर जिनान, नियान और क्रिप्टान का भी प्रयोग किया जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 6 है, किस पर्यावरण में जैव द्रव्यमान का वार्षिक उत्पादन न्यूनतम होता है? तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर है ए, गहरे समुद्र में। गहरे समुद्र में जैव द्रव्यमान का उत्पादन न्यूनतम होता है। और सर्वाधिक उत्पादन कहाँ होता है? तो उष्णकटिबंधीय वर्षा क्षेत्र में सर्वाधिक उत्पादन होता है। चलिए देखते हैं। देखिए, जैव द्रव्यमान के उत्पादन की दृष्टि से उष्णकटिबंधीय वर्षा वन प्रथम स्थान पर आते हैं। गहरे सागर में वार्षिक स्तर पर नगण्य जैव द्रव्यमान का उत्पादन होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 7 है, टुमारोज बायोडाइवर्सिटी पुस्तक का लेखक या लेखिका कौन है? तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, बताइए। राइट आंसर हो जाएगा ए, वंदना शिवा। चलिए देखते हैं। देखिए, टुमारोज बायोडाइवर्सिटी का प्रकाशन कब हुआ था? देखिए 2001, ये जो है केवल 2000 है। 2000 में इसका प्रकाशन हुआ था। किसके द्वारा किया गया था इसका लेखन? वंदना शिवा के द्वारा किया गया था, जो कि एक सक्रिय पर्यावरण कार्यकर्त्री एवं भूमंडलीय करण विरोधी लेखिका हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 8 है, पर्यावरण में ग्रीन हाउस प्रभाव अर्थात जो है ग्रीन हाउस इफेक्ट में वृद्धि होती है, तो बताइए इसके वृद्धि के लिए कौन उत्तरदायी है? तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर है बी, कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड ग्रीन हाउस इफेक्ट के लिए उत्तरदायी है। चलिए देखते हैं। देखिए, ग्रीन हाउस गैस वायुमंडल में उपस्थित वह गैसें हैं जो तापीय और रक्त विकिरण की रेंज के अंतर्गत विकिरणों का अवशोषण एवं उत्सर्जन करती हैं। पृथ्वी के वायुमंडल में पाई जाने वाली प्रमुख ग्रीन हाउस गैसें जलवाष्प, कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, नाइट्रस ऑक्साइड और क्लोरोफ्लोरोकार्बन है। तो ये जो है कुछ ग्रीन हाउस गैसें हैं, इनका नाम पूछा जाता है। तो ग्लोबल वार्मिंग के लिए सर्वाधिक उत्तरदायी ग्रीन हाउस गैस कौन है? तो यदि आपसे पूछा जाए तो जलवाष्प हो जाएगा। चलिए देखते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 9 है, निम्नलिखित में से किस नदी का उद्गम स्थल भारत में नहीं है? तो बताइए इनमें से किस नदी का उद्गम स्थल भारत में नहीं है? तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर है डी, सतलज नदी। देखिए सतलज नदी का उद्गम कहाँ पर है? तो तिब्बत में है। तिब्बत में राकस झील से जो है सतलज नदी का उद्गम होता है। बाकी नदियों का उद्गम भारत से होता है। चलिए देखते हैं। देखिए सतलज नदी का उद्गम कहाँ से होता है? तो देखिए तिब्बत में जो है कैलाश पर्वत और मानसरोवर झील के निकट है राकसताल झील है। कौन सा झील है? राकसताल झील है। यहीं से सतलज नदी का उद्गम होता है। यह नदी पश्चिम और दक्षिण पश्चिम में प्रवाहित होते हुए हिमाचल प्रदेश में शिपकिला दर्रा से भारत में प्रवेश करती है। तो याद रखिएगा किस दर्रा से भारत में प्रवेश करती है? शिपकिला। ये भी कई बार क्वेश्चन पूछा गया है, तो इसे याद रखिएगा। डायरेक्ट ये भी पूछ लिया जाता है कि शिपकिला दर्रा कहाँ स्थित है? तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? हिमाचल प्रदेश। चलिए देखते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 10 है, किस नदी पर शिव समुद्रम जलप्रपात अवस्थित है? तो बताइए किस नदी पर शिव समुद्रम जलप्रपात स्थित है? तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर है ए, कावेरी नदी। कावेरी नदी पर शिव समुद्रम जलप्रपात स्थित है। चलिए देखते हैं। देखिए शिव समुद्रम जलप्रपात कावेरी नदी पर अवस्थित है। इस नदी का उद्गम कहाँ से होता है? तो इस नदी का उद्गम कर्नाटक के ब्रह्मगिरी पहाड़ी से होता है।
यदि आप मैपिंग वाला जो है वीडियो देखे होंगे तो उसमें क्लियर सब कुछ जो है मैपिंग किया गया है। यदि नहीं देखे हैं तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देंगे, अदरवाइज प्लेलिस्ट भी बना दिया गया है, तो वहाँ से जा करके मैपिंग वीडियो देख लीजिए, आपका सारा डाउट क्लियर हो जाएगा। इसका अपवाह क्षेत्र कर्नाटक, केरल और तमिलनाडु में विस्तृत है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 11 है, उत्तरी गोलार्ध में कर्क संक्रांति के समय 12 घंटे का दिन होता है। तो बताइए 12 घंटे का दिन कहाँ पर होता है पूरे वर्ष भर? तो पूरे वर्ष भर 12 घंटे का दिन और 12 घंटे की रात विषुवत रेखा पर होती है। ठीक है, तो आपका राइट आंसर डी हो जाएगा। चलिए देखते हैं। देखिए कर्क संक्रांति के समय उत्तरी गोलार्ध में सबसे लंबा दिन और सबसे छोटी रात होती है। इसके विपरीत दक्षिणी गोलार्ध में सबसे छोटा दिन और सबसे लंबी रातें होती हैं, जबकि विषुवत रेखा पर रात एवं दिन की अवधि में कोई अंतर नहीं होता। अर्थात यदि विषुवत रेखा की बात करें तो यहाँ पर दिन और रात की अवधि समान होती है। वहाँ वर्ष भर 12-12 घंटे के दिन होते हैं। कहाँ पर? विषुवत रेखा पर। अतः स्पष्ट है कि कर्क संक्रांति के समय 12 घंटे का दिन विषुवत रेखा पर ही होगा, क्योंकि उत्तरी गोलार्ध में इस समय दिन की अवधि 12 घंटे से काफ़ी अधिक रहती है। तो आपका राइट आंसर क्या होगा? डी होगा, विषुवत रेखा। चलिए देखते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 12 है, चिल्का झील जहाँ स्थित है। तो बताइए। देखिए ये जो है दक्षिण भारत का आपका हिस्सा है। यहाँ पर ये वाला जो हिस्सा है, ये पूरब वाला, इसे जो है पूर्वी घाट कहा जाता है। और पूर्वी घाट को दो भागों में बांटा गया है, उड़ीसा से लेकर के कृष्णा नदी तक। ये जो है आपका उत्तरी सरकार के नाम से जाना जाता है, उत्तरी सरकार के नाम से जाना जाता है। और ये उत्तरी सरकार तट जो है यहीं पर चिल्का झील स्थित है। ठीक है, उड़ीसा में। तो यही पूछा जा रहा है क्वेश्चन में कि चिल्का झील जहाँ स्थित है। तो बताइए चिल्का झील कहाँ स्थित है? उत्तरी सरकार तट पर उड़ीसा में स्थित है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए चिल्का झील की बात करें तो ये भारत के उड़ीसा राज्य में महानदी के मुहाने पर एक खारे पानी की लेगून झील है। उड़ीसा तट को भौगोलिक दृष्टि से उत्तरी सरकार तट भी कहा जाता है, जो कि पूर्वी घाट का एक हिस्सा है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 13 है, गैस जो धान के खेत से उत्सर्जित होती है तथा भूमि के तापमान में वृद्धि करती है। तो बताइए ऐसी कौन सी गैस है जो धान के खेत से उत्सर्जित होती है और भूमि के तापमान में वृद्धि करती है, अर्थात ग्लोबल वार्मिंग के लिए उत्तरदायी है? तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर है डी, मीथेन। मीथेन एक ऐसा गैस है जो धान के खेत से उत्सर्जित होता है, कोयले की खदान से उत्सर्जित होता है, पशुओं द्वारा उत्सर्जित किया जाता है, दलदली क्षेत्र से उत्सर्जित होता है। तो ऐसे जो है स्थानों से मीथेन गैस का उत्सर्जन होता है। और मीथेन गैस एक जो है ग्रीन हाउस गैस है जो कि ग्लोबल वार्मिंग के लिए उत्तरदायी है। चलिए चलिए देखते हैं। देखिए धान के खेत, कोयले की खदान, घरेलू पशु वातावरण में मीथेन गैस का उत्सर्जन करते हैं। उल्लेखनीय है कि मीथेन गैस पृथ्वी के वायुमंडल में पाई जाने वाली एक ग्रीन हाउस गैस है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 14 है, राजीव गांधी नेशनल पार्क अवस्थित है। तो बताइए राजीव गांधी नेशनल पार्क कहाँ पर अवस्थित है? तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर है डी, कर्नाटक में। देखिए देखिए कर्नाटक में एक नागरहोल नेशनल पार्क है। इसी को जो है राजीव गांधी नेशनल पार्क के नाम से भी जाना जाता है, तो याद रखिएगा। चलिए देखते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 15 है, चूना पत्थर का रासायनिक नाम है। तो बताइए चूना पत्थर का रासायनिक नाम क्या है? तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर है ए, कैल्शियम कार्बोनेट। चलिए देखते हैं। देखिए चूना पत्थर एक औषधि चट्टान है, तो इसे भी याद रखिएगा। पूछ लिया जाता है क्वेश्चन में कि चूना पत्थर किस चट्टान के अंतर्गत आता है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा औषधि चट्टान। इसमें अधिकांश मात्रा में कैल्शियम कार्बोनेट पाया जाता है।
CaCO3 होगा यहाँ पर। तो इसका जो है रासायनिक सूत्र है यह। इसके साथ साथ इसमें सिलिका, एल्युमिनियम, लोहा इत्यादि अपद्रव्य अंतर मिश्रित रहते हैं। ठीक है, तो इसे भी याद रखिएगा। चलिए देखते हैं। देखिए क्वेश्चन आप लोगों के लिए है, इसका आंसर आप लोगों को कमेंट बॉक्स में देना है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।